नमस्कार। आज बात करेंगे आईए रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत के ऊपर। आईए रिचर्ड्स 20वीं शताब्दी के मौलिक काव्य चिंतकों में अत्यंत महत्वपूर्ण नाम है और इनका पूरा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर आइवर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड्स। ये इंग्लैंड के थे। पाश्चात्य विद्वानों में इंग्लैंड के इस आलोचक का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और इनकी जो आलोचनात्मक कह सकते हैं जो दृष्टि है उसका प्रतिपादन इन्होंने मुख्य रूप से अपनी सुप्रसिद्ध आलोचना पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में किया है। इन्होंने अपने काव्यालोचन में मनोविज्ञान, दर्शन, समाज विज्ञान इत्यादि विविध विद्याओं का इन्होंने समावेश किया है। कह सकते हैं कि इन्होंने लगभग सभी विज्ञानों का समावेश किया है, परंतु व्यवहारवादी मनोविज्ञान को इन्होंने अपनी आलोचना पद्धति का मूल आधार बनाया है। आईए रिचर्ड्स के जो आलोचना सिद्धांत हैं उसमें वैज्ञानिकता का इतना समावेश है कि इनकी आलोचना को ही वैज्ञानिक आलोचना भी कहा जाता है और इन्होंने विशुद्ध काव्यालोचन में मनोविज्ञान की नई दृष्टि का समावेश करके एक क्रांतिकारी कदम रखा आलोचना के क्षेत्र में। और आईए रिचर्ड्स के मुताबिक वैज्ञानिक आलोचना का उद्देश्य है कलात्मक अनुभूतियों का मूल्यांकन और उनका तार्किक क्रम निर्धारण, अर्थात कलाकृति का मूल्य निर्धारण। वो किसी भी कलाकृति में जो विषय वस्तु है उसके आधार पर उसका मूल्य निर्धारित करते हैं और उनका कहना है कि यदि किसी भी कलाकृति में कोई खास विशेष मूल्य नहीं है तो उसकी उपयोगिता नहीं हो सकती, क्योंकि आईए रिचर्ड्स के आलोचना सिद्धांत का उद्देश्य ही उपयोगिता को लेकर के है कि साहित्य में वो जिस दौर में आलोचना करने आए वो एक ऐसा दौर था जहां विज्ञान के बढ़ते महत्व के कारण लगातार कविता की उपयोगिता पर, कविता की सार्थकता पर और कविता की महत्ता पर प्रश्न उठाए जा रहे थे। तो आईए रिचर्ड्स के समक्ष यह समस्या आ रही थी कि लगातार विद्वानों का कहना हो रहा था कि अब मानव समाज के लिए कविता का कोई स्थान नहीं रह गया है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही टॉमस लव पीकॉक ने यह मत व्यक्त कर दिया था कि अब कविता मानव के लिए उपयोगी नहीं है, मानव जीवन में अब कविता की कोई सार्थकता नहीं रह गई है। और तभी कवि शेली ने अपने निबंध द डिफेंस ऑफ पोएट्री में पीकॉक के मत का प्रबलता से खंडन किया था, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं था। अभी भी कविता के ऊपर लगातार संशय बढ़ा हुआ था, या ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे वैज्ञानिक खोज बढ़ रहे थे, जैसे जैसे विज्ञान की उपादेयता और महत्ता और सार्थकता बढ़ रही थी, वैसे वैसे काव्य को लेकर के संदेह की स्थिति बन रही थी, संशय की स्थिति बन रही थी। ऐसे में आईए रिचर्ड्स ने इन संशयों के निवारण की दृष्टि से ही नवीन मूल्य सिद्धांत का निर्माण किया था। यहाँ एक और बात समझने की है कि एक समय में जब प्लेटो ने कविता पर आक्षेप किए थे, तब प्लेटो के आक्षेपों को दूर करने के लिए अरस्तु ने एक नवीन चिंतन पद्धति का आरंभ किया था और उनके जो काव्य शास्त्र के समस्त प्रयत्न हैं वो मुख्य रूप से कविता के समर्थन में ही हैं। वो कविता का समर्थन करते हुए प्लेटो के आक्षेपों का उत्तर दे रहे थे और काव्य शास्त्र की उन्होंने रचना इसी क्रम में की थी। ठीक इसी प्रकार से जो दो धाराएं आ रही थी जिसमें प्लेटो इत्यादि जो विद्वान थे, वो इसी तरह से स्टीफन गासॉन थे जो कविता की सार्थकता पर बार बार प्रश्न कर रहे थे। ऐसे में अरस्तु, सिडनी, मैथ्यू आर्नल्ड इत्यादि कविता के डिफेंस में वैचारिक लड़ाई लड़ रहे थे और कविता के डिफेंस में वैचारिक लड़ाई पश्चिम में कार्डवेल और आईए रिचर्ड्स ने भी लड़ी और अपने स्तर पर उन्होंने न सिर्फ इस लड़ाई को लड़ा बल्कि उसमें एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत सफल भी रहे, क्योंकि आईए रिचर्ड्स का जो मूल्य सिद्धांत है यह मूल रूप से कविता पर जो विज्ञान का आतंक बढ़ता जा रहा था उस आतंक को समाप्त करने की दिशा में एक सार्थक प्रयत्न है। आईए रिचर्ड्स विज्ञान की उपलब्धियों को कविता का शत्रु नहीं मानते हैं। आईए रिचर्ड्स यह मानते हैं कि काव्य का जो अध्ययन है, काव्य का जो मूल्यांकन है, उसको वैज्ञानिक दृष्टि से किया जाना चाहिए, क्योंकि अतीत में जो समीक्षाएं हो रही थी उनसे आईए रिचर्ड्स असहमत थे और आईए रिचर्ड्स ने अपने प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में इस बात को कहा भी है कि वे जो समीक्षा सिद्धांत है वो सही मायने में समीक्षा नहीं है या आलोचना नहीं है, क्योंकि
उनमें कहीं कहीं तो कल्पना है, कहीं अनुमान है, कहीं अंधविश्वास है, इत्यादि तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। एक प्रकार से वो कहते हैं कि बहुत सारे तत्व हैं जिनके आधार पर वो आलोचना जिसे कह रहे हैं वो उसको आइए रिचर्ड्स नहीं मानते सिद्धांत। आइए रिचर्ड्स कहते हैं कि वो आलोचना नहीं है। आइए रिचर्ड्स उन अतीत के समीक्षा सिद्धांतों को वैज्ञानिकता से जोड़ते हैं और ऐसा करके वो जो भावुक अतीत की समीक्षा पद्धति थी, अस्पष्ट समीक्षा पद्धति थी, उस पर वो भरपूर प्रहार करते हैं और मनोविज्ञान की वैज्ञानिक भावभूमि पर वो नई आलोचना पद्धति का कह सकते हैं कि एक तरह से निर्माण करते हैं, एक नई आलोचना पद्धति को निर्मित करते हैं और जिसको वैज्ञानिकता से जोड़ते हैं और जीवन के मूल्य से जोड़ते हैं। आइए रिचर्ड्स कहते हैं कि जो भी आलोचक है वो काव्यगत मूल्यों के माध्यम से जीवनगत मूल्यों की अग्रसर होता है। यानी काव्यगत मूल्य और जीवनगत मूल्य, इन दोनों मूल्यों को आइए रिचर्ड्स एक स्थान पर रखते हैं। उनका यह कहना है कि कविता कभी भी वैज्ञानिकता के विरुद्ध नहीं है, बल्कि कविता जो है वो वैज्ञानिकता के साथ है और इसीलिए वो मनोविज्ञान की ही भावभूमि पर मूल्यांकन का भी प्रतिपादन करते हैं। वो मूल्यांकन के लिए भी कहते हैं कि जो कृति जितना अधिक मनुष्य के संवेगों और प्रवृत्तियों को व्यवस्थित और नियंत्रित करती है, उस कृति का मूल्य उतना ही अधिक होगा। तो आइए रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत की यही विशेषता है कि जिस पाश्चात्य साहित्य चिंतन में लगातार कविता की सार्थकता पर प्रश्न उठाया जा रहा था, उस परिस्थिति में उन्होंने न सिर्फ कविता की सार्थकता को बचाया बल्कि कविता के मूल्य को महत्ता दी। उनका यह मानना था कि कविता मनुष्य के लिए या मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत मूल्यवान है, क्योंकि जो समीक्षक होता है वो विभिन्न कलाकृतियों से प्राप्त अनुभवों के मूल अंतर को समझता है, उनमें अंतर बताता है और उनकी सापेक्षिक उच्चता और हीनता का भी बोध करवाता है। और एक आलोचक काव्यगत मूल्यों के माध्यम से ही जीवनगत मूल्यों का भी अध्ययन करता है। इसीलिए काव्य का जो मूल्य है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से जो काव्य है वह मनुष्य के जीवन के लिए उपयोगी है। कह सकते हैं कि आइए रिचर्ड्स की पूरी लड़ाई ही कविता की उपयोगिता को बचाने के लिए है, क्योंकि एक और प्लेटो इत्यादि विद्वान ने नैतिकता इत्यादि को आधार बना करके और कविता को वास्तविकता से 3 गुना दूर बता करके कह सकते हैं कि उन्होंने कवि को उसके सृजन गौरव से वंचित कर दिया था। यद्यपि अरस्तु ने आइए रिचर्ड्स से बहुत पहले से कविता के संरक्षण में कार्य किया, मैथ्यू आर्नल्ड ने किया, सिडनी ने किया। सिडनी ने तो यहाँ तक कहा कि प्लेटो सिर्फ अनैतिक कविताओं का विरोध करते हैं, प्लेटो ने कभी भी नैतिक कविताओं का विरोध नहीं किया। सिडनी ने यह भी कहा कि अरस्तु ने जो बात कही है कि कविता इतिहास से अधिक दर्शन गर्भित और श्रेष्ठ होती है, वह भी सही है। यानी सिडनी ने अरस्तु की बात का भी समर्थन किया है। और आइए रिचर्ड्स भी आगे बढ़ करके जो कविता के संवर्धन वाले जो विद्वान थे, संरक्षण वाले जो विद्वान थे, उस श्रेणी के विद्वान हैं, उस चिंतन परंपरा के चिंतक हैं जो कविता के डिफेंस में अपनी बात रख रहे थे। आइए रिचर्ड्स भी कविता के डिफेंस में अपनी बात रखते हैं और इसीलिए वो टॉमस लव पिकॉक के मत के विरुद्ध अपना मत व्यक्त करते हैं। उनका यह मानना है कि विज्ञान कभी भी कविता के लिए आतंक नहीं है, क्योंकि जब विज्ञान का प्रवेश होता है तो मनुष्य की जो पुरानी मान्यताएं थी, उसके जीवन जीने की जो पुरानी पद्धति थी, वह बदल जाती है और उनका स्थान नई मान्यताओं से भर जाता है। यानी पुरानी मान्यताएं बदल करके नई मान्यताएं आ जाती हैं। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि मूल्य समाप्त हो जाते हैं, बल्कि इसका यह अर्थ है कि मूल्यों का रूप बदल जाता है और काव्य सदैव मानव के मूल्यों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि कवि और आलोचक कविता के माध्यम से ही जीवन मूल्य में प्रवेश करता है। आइए रिचर्ड्स कलावादी आलोचकों के उस मत से सहमत नहीं होते हैं जहां पर वे लोक मंगल की धारणा को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि आइए रिचर्ड्स का यह मानना है कि साहित्य लोक मंगल से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि आइए रिचर्ड्स का मत है कि लोक मंगल क्या है और कला क्या है, तो इन दोनों का प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा। बार बार
आइए रिचर्ड्स ने लोक मंगल की बात की है, गुड की धारणा की बात की है और काव्य के समर्थन में खड़े हुए हैं, काव्य के पक्ष में खड़े हुए हैं। उन्होंने वैज्ञानिकता को कभी भी कविता का शत्रु नहीं बताया है, बल्कि उन्होंने वैज्ञानिकता को कविता के समर्थन में खड़ा किया है। और स्टीफन गासोन जैसे जो बहुत ही विध्वंसकारी आलोचक हुए, जिनके मत के विरोध में सिडनी ने भी अपने विचार किया था, आइए रिचर्ड्स सिडनी से अपना समर्थन प्रकट करते हैं। वो अरस्तु की परंपरा में खड़े होते हैं, मैथ्यू आर्नल्ड की परंपरा में खड़े होते हैं, सिडनी की परंपरा में खड़े होते हैं। और आइए रिचर्ड्स का यह मानना है कि जो काव्य का मूल्य है वह मनुष्य के लिए, मनुष्य के जीवन के लिए सदैव उपयोगी है और सदैव उपयोगी रहेगा।